गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी ग्रामर बुक से पाठ 21 पढ़ेंगे। पेज नंबर 98 पर पाठ का नाम है वाक्य विचार। इस अध्याय में हमें पढ़ना है वाक्य के बारे में पढ़ना है, वाक्य के अंग पढ़ना है और वाक्य के प्रकार पढ़ना है। हमें इन 3 चीज़ों को पढ़ना है। अब सबसे पहले हम वाक्य पढ़ेंगे। हमने अध्ययन किया है कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्यों का निर्माण होता है। किसी भी शब्द का निश्चित अर्थ वाक्य में प्रयोग किए जाने पर ही मिलता है। जब शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। हमने अध्ययन किया से मतलब कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। और जब कोई भी शब्द निश्चित अर्थ कब हो देता है, जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तब इन शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। वाक्य रचना में पदों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। यदि पदों को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा जाएगा तो कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा। अब क्या है, जब हम वाक्य बनाते हैं तो क्या है, शब्दों के जो पद होते हैं उनको एक व्यवस्थित क्रम मतलब एक सा करके लगा के ही उनको हम क्रम से लगाते हैं, तभी उसका अर्थ निकलता है। यदि हम नहीं लगाएंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। अब जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, हमें चित्र दिखाई दे रहा है, कोयल बैठी हुई पेड़ पर और वो गा रही है। तो पहले जैसे हम उसको देखकर क्या कहेंगे, बैठी है पर कोयल डाली कोयल, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा? नहीं निकल रहा। बैठी है पर डाली कोयल, कुछ कोई अर्थ नहीं निकल रहा क्योंकि व्यवस्थित नहीं है। क्योंकि अब हमने यदि इनको व्यवस्थित करा है तो क्या हो जाएगा, डाली पर कोयल बैठी है। तो इसका हमें अर्थ भी समझ में आ रहा है, भाषा भी स्पष्ट हो रही है क्योंकि हमने इसके क्रम को इकट्ठा या व्यवस्थित कर दिया है। पहले वाक्य में जो शब्द हैं वही दूसरे वाक्य में है, किंतु पहले वाक्य में वे व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इसलिए उनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। अतः जिन शब्द या शब्दों के समूह से पूरी बात समझ में आ जाए वह वाक्य कहलाता है। अब हमारा उदाहरण के माध्यम से समझना हमें कितना सरल हो गया कि पहले वाक्य में भी वही वाक्य, पहले वाक्य में जो शब्द हैं वही दूसरे से वाक्य में भी है, लेकिन क्या है, पहले वाक्य में व्यवस्थित क्रम में नहीं थे तो उनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था, और दूसरे वाले में शब्द पूरी तरह से व्यवस्थित क्रम में है तो उनका अब समझ में आ रही पूरी बात, तो वह वाक्य होता है। अब हम छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे। शब्द या शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे हम वाक्य कहते हैं। क्या है, शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे हमें पूरी बात समझ में आ जाती है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वह वाक्य कहलाता है। कई बार वाक्य मात्र एक शब्द का भी हो सकता है, जैसे खाओ, आइए, बैठिए। क्या है, कई बार वाक्य मात्र एक शब्द का भी हो सकता है। जैसे हम किसी से कह देते ना, खाओ, यदि कोई खाने के लिए बोलना है तो आइए, बैठिए, तो इसमें ही हमारा पूरा वाक्य समाप्त हो जाता है। अब हम आएंगे वाक्य के अंग पर। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। पहला हमने पहले भी पढ़ा है पिछली कक्षा में वाक्य के अंग के बारे में। तो उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसका वर्णन किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। सामान्यतः वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। इसमें स्पष्ट बिल्कुल लिखा हुआ है कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है या जिसका वर्णन होता है वह उद्देश्य कहलाता है। सामान्यतः वाक्य में जो कर्ता है वही उद्देश्य होता है। जैसे मेरा मित्र आ जा रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो इसमें पता चल रहा है जिसके बारे में बात की जा रही है ना, तो वही क्या होता है, मेरा मित्र हो गया उद्देश्य, या कुत्ता हो गया। अब हम आएंगे विधेय पर। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है अथवा उद्देश्य करता जो कार्य करता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अब उद्देश्य, इन 2 वाक्य जो हम लोग ऊपर पढ़े थे उद्देश्य में, उनको हम उद्देश्य विधेय अदा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा मेरा मित्र और कुत्ता, और विधेय क्या हो जाएगा, आ जा रहा है और कुत्ता भौंक रहा है। आगे समझ में बाकी के दोनों अंक उद्देश्य विधेय उदाहरण के माध्यम से। अब हम तीसरी चीज़ पर आएंगे, वाक्य के प्रकार। पेज नंबर 99। वाक्य को 2 आधारों पर बांटा जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्य को कितने आधार पर बांटा जाता है, 2 आधार पर। रचना के आधार पर सबसे पहले देखेंगे हम, फिर अर्थ के आधार पर देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वो हैं जिन वाक्यों में एक से अधिक उद्देश्य होता है और केवल एक क्रियापद होता है, उन वाक्यों को सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में क्या है इसकी डेफिनेशन, जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, मतलब कर्ता होता है लेकिन क्रिया केवल एक होती है, उन वाक्यों को सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे गीता आई, बच्चा दूध पीता है, मोहिनी और मंजू पढ़ रही हैं, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक
प्रधान वाक्य होते हैं और वे किसी योजक से जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य होते हैं, मतलब दो वाक्य होते हैं जिनमें दो होते या तीन होते, और किसी योजक मतलब और, इसलिए, किंतु, तब इनसे जुड़े होते हैं। जैसे गीता कहानी पढ़ती है और राधा रेडियो सुनती है। सर्दी बहुत थी इसलिए मैं बाहर नहीं निकला। हम घूमना तो चाहते हैं किंतु आलस कर जाते हैं। उसका काम हो गया तब वह बैठा रहा। तो इसमें क्या है, योजक चिन्ह जुड़े हुए हैं और, इसलिए, किंतु, तब। और उपयुक्त वाक्यों में दो स्वतंत्र भाग हैं और किंतु, इसलिए, व तब से योजक इन्हें जोड़ रहे हैं। अब आएंगे हम मिश्र वाक्य कर। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या हुए, एक वाक्य प्रधान होता है और एक से अधिक उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मुझे पता है कि आज वह पैसे नहीं देगा, जबकि आज मुझे उसकी आवश्यकता है। तो ये आ गया हमारा। अब हमारे वाक्य के आधार पर हो गए, हमने भेद समझा दिए। रचना के आधार पर आपको समझा दिया कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब वाक्य परिवर्तन देखना है। वाक्य में अर्थ के किसी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। क्या है, वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसे दूसरे प्रकार के वाक्य में जब हम परिवर्तित कर देते हैं तो क्या कहलाता है, वाक्य परिवर्तन कहलाता है। अब हमें इसके अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं, सरल वाक्य के, संयुक्त वाक्य के और मिश्र वाक्य के हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, सरल वाक्य, बीमार होने के कारण मैं भी दिल्ली नहीं जा सका। तो संयुक्त वाक्य, मैं बीमार था इसलिए दिल्ली नहीं जा सका। उसने घर आकर खाना खाया, वह घर आया और खाना खाया। मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को पढ़ते देखा, मैंने घर पहुंचकर देखा कि सब बच्चे पढ़ रहे थे। गर्मी बहुत थी इसलिए मैं घर से नहीं गया, गर्मी के कारण मैं घर से नहीं गया। मैं बाजार गया और सब्जी लेकर आया, वह बाजार जाकर सब्जी लाया। मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को पढ़ते देखा, मैंने घर पहुंचकर देखा कि सब बच्चे पढ़ रहे थे। जो ज्ञानी है, अब मिश्र वाक्य देखेंगे, जो ज्ञानी है उसका सर्वत्र आदर होता है। तो क्या हो जाएगा, ज्ञानी का सर्वत्र आदर होता है, मतलब सब जगह आदर होता है। उस चोर ने मुझे देखा तो भाग गया, मुझे देखकर चोर भाग गया। तुम नहीं जानते कि वह कौन हो, तुम उसे नहीं जानते। अब हम आएंगे पेज नंबर 100 पर। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। हमने पहले भी कक्षाओं में पढ़ा है, शुरू में भी पढ़ा था इन चीज़ों को। अब हम पढ़ेंगे विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का सामान्य बोध होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है, वह आया। तो ये क्या है, क्रिया के सामान्य होती है, उसे हम विधानवाचक कहते हैं। अब निषेधवाचक वाक्य में क्या है, जब कहाँ किसी नहीं होने का बोध होता है वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे रवि आज नहीं आया, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब प्रश्नवाचक वाक्य है, जिन वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे आप क्या चाहते हैं, बाहर कौन है। चौथा है आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा अनुमति दी गई होती है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब आप जा सकते हैं, यहाँ से चले जाओ, तो ये आज्ञावाचक हो गया। विस्मयबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में शोक, हर्ष, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयबोधक कहते हैं। जैसे शाबाश तुमने अच्छा खेल दिखाया, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में बोलने वाले की इच्छा, आशा या शुभकामना का बोध हो वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, भारत माता की जय हो। अब संकेतवाचक, जिन वाक्यों में कोई शर्त या संकेत दिया होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर मैं ना आया तो तुम चले जाना, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। इसमें संकेत दिया जा रहा है ना। तो अब है संदेहवाचक, जिन वाक्यों में हमें कोई संदेह या संभावना हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश हो जाए, कल तुम्हारा परिणाम आ जाए या नतीजा आ जाए। अब हमारा इधर चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने वाक्य के बारे में पढ़ लिया कि पद क्या कहलाती हैं, वाक्य के पूरा वाक्यों को समझा है, अर्थ समझा है, एक परिभाषा समझी है
बाकी के अंग पढ़े हैं, उद्देश्य और विधेय। फिर बाकी के प्रकार पढ़े हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अब हमने पूरे चैप्टर में जो पढ़ा है वो हम स्मरणीय बिंदुओं में पढ़ेंगे। शब्द या शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वो वाक्य कहलाता है। शब्द या शब्दों का वह समूह जो हमें पूर्ण अर्थ बताता है उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयबोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। अब हमने स्मरणीय बिंदुओं को भी पढ़ लिया। अब हमें सबसे ज़्यादा स्मरणीय बिंदुओं का ध्यान रखना है और हमें चैप्टर में से जो हमने पूरा पढ़ा उसका पूरा सारे स्मरणीय बिंदुओं पे आता है। आपको एक्सरसाइज की अपेक्षा पूरे चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि पेपर उसी में से बनेगा। अब हम आएंगे पेज नंबर 101।